Are you preparing for IIT JEE or NEET? Then give a boost to your preparation by subscribing Shakunthas and download your study material from www.shakunthas.com. Hello students, welcome to Shakunthas. I am Sandhya, biology expert at Shakunthas. I hope आप सब लोग अपने घर पर हैं, सेफ हैं, हेल्दी हैं एंड बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं नीट 2021 के लिए। बच्चे, इस साल काफी ज्यादा पेंडेमिक की वजह से नेगेटिविटी हुई है हमारे आसपास एंड हो सकता है हमारी तैयारी उतने अच्छे से ना हुई हो, बट अभी भी हमारे पास टाइम है एंड अभी भी अगर हम लोग चाहें तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं हर नेगेटिविटी को साइड में हटा के, ठीक है। एंड प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कुछ नोट्स, कुछ असाइनमेंट्स। तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आना है हमारे चैनल पे। अच्छा, आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं @shakuntas.com ताकि आपको नोट्स, असाइनमेंट, पीडीएफ या पीपीटीज की फॉर्म में मिल जाए, जिन्हें आप बहुत ही अच्छे से एसेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल्स पे, ठीक है। एंड अगर आपको इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे, यहाँ पर आपकी डाउट सॉल्विंग एंड डिस्कस कर सकते हैं आप अपनी प्रॉब्लम्स को। ये सारी की सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगी। बस आपको दो चीजें करनी है, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड सेकंड वन इज रजिस्टर योरसेल्फ @shakuntas.com फॉर असाइनमेंट्स और नोट्स, ठीक है। ये तो बात हुई बेटा कि आप अभी क्या कर सकते हैं तैयारी के लिए, ठीक है। लिंक आपको इन दोनों ही चीजों के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक। और आगे आपकी हेल्प करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि 25% ह्यूमन फिजियोलॉजी से आता है। हमारे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें 1/4 जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी से आता है। तो इसी एक यूनिट से एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑल्सो बच्चों को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगने वाला टॉपिक हमने चूज किया है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। तो अगर आपको वीडियो के एंड में ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारी वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन, उसका स्ट्रक्चर, इम्पल्स का जनरेशन एंड कंडक्शन, ठीक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में बेटा बच्चे अक्सर इम्पल्स जनरेशन तक आते आते वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें एनसीईआरटी की लाइंस नहीं समझ में आती। ऑल्दो एवरीथिंग इज गिवन इन एनसीईआरटी, बट बेटा उसे समझने के लिए भी आपको एक एडिशनल बुक की जरूरत पड़ती है कि इस लाइन में ये कहाँ से क्या आ गया है, ठीक है। तो उस चीज को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से। बट उससे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूरॉन की कुछ कुछ खास बातें क्या होती है। जैसे कि सबसे पहले बच्चों आप देख रहे हैं कि न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल मतलब कि ये पूरा का पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको बनाते हैं, एंड फंक्शनल यही फंक्शन करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बॉडी या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो एक सबसे छोटी यूनिट होती है उसे बोलते हैं सेल। उसी तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम में जो सबसे छोटी यूनिट है वो है न्यूरॉन्स, जिसे हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चे, दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। Why it is the longest cell of the body? Because इसका एक सबसे बड़ा काम है वो है सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आना, ठीक है। तो अगर ये बहुत ही राउंड शेप में होती तो बहुत सारी सेल्स के लिए हमें चाहिए होती बहुत सारी सेल्स आपस में कम्युनिकेट करें एंड तब जाके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो सिग्नल या वो पर्टिकुलर मैसेज पहुंच पाता, एंड इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। समझ रहे हैं? तो एक ही सेल अगर इलोंगेट हो जाए तो हमारा टाइम कंज्यूमशन थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज वाई जो इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैसेज को लेके जाना, ठीक। तो इसलिए ये हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, अप टू 1 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है, ठीक। अब नेक्स्ट है बेटा, जो हमारा न्यूरॉन होता है उसकी एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है वो ये कि वो एक्साइट होता है, वो किसी भी मैसेज को जनरेट कर सकता है एंड उसे कंडक्ट कर सकता है,
ठीक है, कोई भी बाहर का स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस मतलब एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर बॉडी, ठीक है। तो वो जो स्टिमुलस है उसको डिटेक्ट करना, उससे एक्साइट होना एंड उसको कंडक्ट कराना हमारी बॉडी में, या तो हमारी पर्टिकुलर सपोज मैंने ही अपने फिंगर पे ये पेन को इस तरीके से टच कराया तो आई कैन फील इट, ठीक। तो ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर न्यूरॉन है जो सेंसिटिव है प्रेशर के लिए, ठीक है। उस प्रेशर को उसने कहाँ तक पहुंचाया, मेरे ब्रेन तक। नाउ बच्चा इसी में ही, इसी पर्टिकुलर वीडियो में ही हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, दूसरा होता है एक पूरा का पूरा नेटवर्क न्यूरॉन्स का जो बनाता है नर्व्स, ठीक है। न्यूरॉन्स के नेटवर्क को, जो एक्सॉन्स का नेटवर्क होता है उसे बोलते हैं नर्व्स, और इन नर्व्स को पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो कोऑर्डिनेट कराता है। अब हमारा जो ब्रेन है वो क्या करेगा, वो डिसीजन बनाएगा, ऑर्डर्स पास करेगा एंड उन ऑर्डर्स को हमारे ब्रेन से स्पाइनल कोड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में कंडक्ट कराते हैं कौन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डिवाइडेड है इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, ठीक है। अब इसमें भी हमें दो तरीके के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी हम दो तरीके के देखते हैं, वो जो इनवॉलेंट्री हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं और दूसरा जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यानी कि वॉलेंट्री, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे मोटी मोटी के व्हाट इज द बेसिक डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, ओके। अब न्यूरॉन्स के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वन इज हमारा एक्साइटेबिलिटी एंड अनदर वन इज कंडक्टिविटी, ठीक है। एक्साइट होना एक पर्टिकुलर स्टिमुलस से एंड देन उसको भेजना, ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टी हुई हमारे न्यूरॉन की। अब बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है न्यूरॉन के बारे में, दैट वंस अ न्यूरॉन इज मैच्योर इन आवर बॉडी, जैसे ही हमारे बर्थ से पहले न्यूरॉन मैच्योर हो गए, हमारा नर्वस सिस्टम मैच्योर हो गया, उसके बाद दीज न्यूरॉन्स एंटर इनटू इंटरफेस। ये इंटरफेज में अपने आप को एंटर कर लेते हैं, इंटरफेज इज आल्सो नोन एज जीनोड फेज, ठीक है। इसे जीनोड फेज भी कह सकते हैं। अब इस फेज में सेल डज नॉट डिवाइड, ठीक है। तो इस फेज में सेल तो डिवाइड नहीं होगी। दूसरा, इनके पास सेंट्रियोल नहीं होता है। सेंट्रियोल बेटा तब काम आता है जब हमारे सारे के सारे क्रोमोसोम मेटाफेज में एक बीच की प्लेट में अरेंज हो जाते हैं और यहाँ से सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से क्या होता है, इन्हें सेपरेट किया जाता है। तो देखा जाए तो सेंट्रियोल का रोल क्या है इन सेल डिवीजन। यहाँ पे मैं तुम्हें बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो तुम्हारे काम आ सकती है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का रोल होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को प्रोड्यूस करना, ताकि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करे, हमारा जो क्रोमोसोम है उसको स्प्लिट कर दे एंड वो उन्हें डिवाइड कर दे इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड कर देता है एंड वो पर्टिकुलरली दोनों जो हमारी डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें हाफ हाफ करके क्या होगा, हमारा जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वो पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात हुई सेंट्रियोल की, इसलिए जो नर्व सेल्स होती है ना, वो तो एक तो जीनोड फेज में पहुंच जाती है, दूसरा उनके पास सेंट्रियोल नहीं होता, दैट इज व्हाई दे डू नॉट डिवाइड। तो इसके लिए उनका जो नंबर होता है, नंबर ऑफ नर्व सेल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट अ ह्यूमंस लाइफ टाइम, ठीक है। अब ये जो नंबर है वो बड़ा कांस्टेंट रहता है, इसलिए इनमें कोई भी इंजरी होती है तो इनके लिए कुछ सेल्स होती हैं जो इन्हें रिपेयर करती हैं, ठीक है। रिपेयर होगा इनका, लेकिन इनका डिवीजन नहीं होगा। अब हमारी स्किन पर ही अगर कोई कट लग जाता है, दैट वोंट कैन बी फिल्ड। वो कैसे फिल होता है, वो हमारी जो सेल्स होती हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं एंड दे फिल अप दैट पर्टिकुलर इंजरी, ठीक है। लेकिन ऐसा नर्व सेल के साथ में नहीं होता है, दे कैन नॉट डिवाइड फर्दर, ठीक। तो भाई बहुत संभाल के रखने वाली चीज है ये। अब बच्चे हम लोग अगर बात करें एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की, तो हम लोगों ने 9th क्लास से ही देखा है कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। आज हम लोग उसको डीप में स्टडी भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी अ न्यूरॉन ऑन योर स्क्रीन्स, इसे हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं। ये एक कैसा न्यूरॉन है बच्चा, ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है। न्यूरॉन बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स,
ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन दिस वीडियो। लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं कि एक मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये एक बेसिक मोस्ट कॉमन न्यूरॉन है, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं फ्यू डेंड्राइट्स। ठीक है, हम लोग डेंड्राइट्स देख सकते हैं इसमें। ये डेंड्राइट्स का काम क्या होता है बच्चे? रिसीव करना, सिग्नल को रिसीव करने का काम होता है डेंड्राइट्स का। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस एरो। ठीक है, तो ये तो हो गया डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम क्या हुआ? रिसीविंग का काम हुआ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये क्या करेगा? ये करेगा रिसीव सिग्नल्स को। जो प्रीवियस न्यूरॉन है या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसे रिसीव करेगा कौन? डेंड्राइट्स। अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं बड़े ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इनका नाम इसलिए डेंड्राइट्स पड़ा हुआ है क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस है वो ट्री की तरह है। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या है? डेंड्राइट्स। दीज आर डेंड्राइट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, डेंड्राइट्स किसके ऊपर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है सेल बॉडी, जिसे हम लोग सोमा भी कह सकते हैं या साइटोन भी कह सकते हैं। ठीक, ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस एंड ऑल द अदर ऑर्गेनेल्स, जिनमें से एक काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज निजल्स बॉडीज। दीज निजल्स बॉडीज बच्चा, दीज आर नथिंग बट RER। अब बच्चों डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी या फिर साइटोन, दे शेयर अ सेम साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेम साइटोप्लाज्म। तो ये जो निजल्स बॉडी है एंड एनी अदर ऑर्गेनेल, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन डेंड्राइट्स। व्हाट आर निजल बॉडीज? मैंने बताया RER, यानी कि राइबोसोम अटैच्ड टू ER। Alright, and whenever ribosome is attached to ER, it produces या it synthesizes proteins. तो इनका काम क्या हुआ? प्रोटीन सिंथेसिस। हर सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, हर सेल को प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसी तरीके से न्यूरॉन भी एक है, एक सेल है, इसके अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एंड ये हम लोग देखते हैं छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम लोग बोलते हैं RER, उनके थ्रू होता है। Now, one more important fact is that axon does not have Nizel's body. Axon के पास Nizel's bodies नहीं होते हैं, so it depends on cell body for the production of protein. चलो, ये तो बात हुई हमारी सेल बॉडी की। जस्ट हमारी जो सेल बॉडी है जहां पर खत्म होती है एंड जहां पर एक्सोन स्टार्ट होता है, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अनदर कलर। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज एक्सोन हिलर, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं ट्रिगर जोन। इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन ये क्या होता है? दिस इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ दिस सेल बॉडी एंड एक्सोन। इसके जंक्शन पे प्रेजेंट होता है एक्सोन हिलर या ट्रिगर जोन। ठीक है, ये एक्चुअल में मेन साइट होता है जहां पर कोई भी नर्व इंपल्स जनरेट होती है। एक और बात बच्चों, हमारी बॉडी में जो सिग्नल्स होते हैं वो दो तरीके से ट्रेवल कर सकते हैं, एक इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड सेकंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दोनों का ही अपना अपना फायदा है। केमिकल्स क्या करता है? थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, बट इट कैन ट्रेवल हमारी बॉडी के अंदर, कहीं पे भी ट्रेवल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और कितना भी डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी होता है या इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो उसके लिए एक डिस्टेंस चाहिए होता है, मिनिमम डिस्टेंस। अब जैसा कि हम लोग देखेंगे कि दो न्यूरॉन्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट वहीं पर ही उसे जंप नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारी जो न्यूरॉन्स होते हैं वहां पर टाइम कंजप्शन अगर बहुत कम करना है तो केमिकल सिग्नलिंग को चेंज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग में, और वो काम होता है एक्सोन हिलर पे। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिगर जोन। अब बच्चे, एक्सोन एक बहुत ही लॉन्ग सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। इस पूरे डायग्राम को मैंने बहुत ही ज्यादा भर दिया है, तो लेट मी रब अ फ्यू थिंग्स। ठीक है, तो ये हम लोग रब कर देते हैं, इसको इसके बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे। अब जो एक्सोन है, एक्सोन में हम लोग मोटा मोटी 3 चीजें देख सकते हैं। वो है एक माइलिन शीथ, श्वान सेल, नोड्स ऑफ रेनवियर। ये सब क्या है?
अब एक्सोन के ऊपर अब सेल रैप होती है, वो है श्वान सेल। मैंने बोला था कि न्यूरॉन अपने आप को डिवाइड नहीं करते आफ्टर बर्थ, यानी कि दे रिक्वायर रिपेयरमेंट, रीजनरेशन, एंड दैट इज डन बाय श्वान सेल। ठीक है, वो कौन करता है? वो करता है श्वान सेल। सेकेंडली, जो श्वान सेल होता है वो अपने आप को रैप कर लेता है। ठीक है, ये रैप कर लेगा, इसकी रैपिंग को ही बोलते हैं माइलिन शीट, क्योंकि जो श्वान सेल है उसका सेल मेम्ब्रेन इस पर्टिकुलर, सपोज दिस इज एक्सोन, तो इसके अराउंड रैप हो जाएगा। ठीक है, मल्टी लेयर्स में बच्चा, मल्टी लेयर्स में इट विल रैप, एंड दिस मल्टीपल लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल इज नोन एज माइलिन शीट। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया कि श्वान सेल प्रेजेंट होता है इसके अराउंड फॉर रिपेयरमेंट और रीजनरेशन, एंड वो रैप करता है अपने आप को, उस रैपिंग को बोलते हैं माइलिन शीट, मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल। एंड जहां जहां ये रैपिंग कम हो जाती है उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है एक्सोन के ऊपर। सबसे लास्ट में बच्चों आता है हमारा नर्व एंडिंग। ठीक है, नाउ दिस इज नर्व एंडिंग। ये जो नर्व एंडिंग है इसमें भी अगेन हम लोग देख रहे हैं दैट इट इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। अब ट्री लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हमें सिग्नल को भेजना है, एंड ट्री लाइक स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स में है, सिग्नल को रिसीव भी करना है। अमाउंट में मतलब कि इससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ठीक, अब इस एक्सोन टर्मिनल के बाद में ये जो नर्व एंडिंग आता है, इतना पोर्शन जो है नर्व एंडिंग, इसमें हम लोग देखते हैं साइनेप्टिक नोड। ये राउंड राउंड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इन्हें साइनेप्टिक बल्ब भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं साइनेप्टिक नोड। ठीक है, इसका काम होगा एक पूरे के पूरे इम्पल्स को जो अब तक कंडक्ट किया है एक्सोन ने उसको ट्रांसमिट करना। ठीक है, उसको ट्रांसमिट करना टू नेक्स्ट न्यूरॉन, या फिर किसी मसल जंक्शन पे, या फिर किसी ग्लैंड पे। ठीक है, तीन इसके टारगेट हो सकते हैं, या फिर एक न्यूरॉन, या फिर कोई मसल जंक्शन, या फिर कोई ग्लैंड। ऑलराइट बच्चों, तो ये तो हमने देख लिया मोटा मोटा क्या हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग डीप में डिस्कस करते हैं हमारे एक्सोन के स्ट्रक्चर। तो जैसा कि बच्चों हम लोग देख सकते हैं, हमें दिख रहा है एक एक्सोन। ठीक है, ये जो एक्सोन है इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा दिया। दिस इज एक्सोन। ठीक है बच्चों, अब सबसे अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है वो है एक्सोप्लाज्म, विच इज साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन। ठीक है, एक्सोन के साइटोप्लाज्म को हम लोग एक्सोप्लाज्म बोल देते हैं। फिर हमें ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है श्वान सेल, एंड इस श्वान सेल ने अपने आप को इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स में रैप किया हुआ है इस पर्टिकुलर एक्सोन के ऊपर, एंड दिस इज श्वान सेल। और ये जो मल्टीपल लेयर है, इस मल्टीपल लेयर को बोल दिया माइलिन शीट। अब बच्चों, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, that means membrane is made up of lipid and protein, so that will be rich in lipid plus protein. So I am also writing it here, lipid plus protein. काम क्या होगा इसका? काम होगा इसका इंसुलेशन, यानी कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट ट्रेवल नहीं करेगा। This particular portion will be insulated for electric current या impulse। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये कहीं कहीं गैप्स आ रहे हैं इसमें हमारी इंसुलेशन में, यानी कि माइलिन शीट जहां जहां नहीं प्रेजेंट है वहां वहां क्या होगा, वहां वहां प्रेजेंट होगा नोड्स ऑफ रैनवियर। नाउ दिस नोड्स ऑफ रैनवियर इज द एक्चुअल साइट ऑफ कंडक्शन ऑफ impulse। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में इम्पल्स कंडक्शन होगा। तो जब हम लोग देखेंगे कि इम्पल्स जनरेट कैसे हो रहा है एंड वो ट्रेवल कैसे कर रहा है, तो हम लोग बात करेंगे नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है,
ये तो बात हुई बेटा, ये जो पर्टिकुलर एक्सोन देख रहे हैं ना, इसके ऊपर माइलिन शीट है, तो ये कैसा है, माइलिनेटेड है, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं मोड्यूलेटेड। अब बेस्ड अपॉन द प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट, एक्सोन या फिर अ नर्व कैन बी माइलिनेटेड एंड कैन बी नॉन माइलिनेटेड। यहां पर क्या होगा, माइलिन प्रेजेंट होगा, एंड यहाँ पर क्या होगा, माइलिन शीट एब्सेंट होगा। इसका एक फायदा ये है कि जो मॉड्यूलेटेड होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं, उसमें क्या होगा, क्योंकि इतना पोर्शन में तो हमारा जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो इम्पल्स विल ट्रेवल लाइक दिस इन अ जंपिंग मोड। देख रहे हो, ये इम्पल्स यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, जंप कर जाएगी। सो बिकॉज ऑफ दिस जंपिंग बच्चा क्या होगा, यहाँ पर इम्पल्स फास्टर हो जाएगी, फास्टर ट्रेवल हो जाएगी, एंड यहाँ पर स्लो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पर स्टार बना के लिख रही हूँ, भले ही माइलिन शीट प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, इसे क्रॉस बनाती हूँ, या एब्सेंट हो, बट श्वान सेल दोनों में ही प्रेजेंट होगी। बच्चे श्वान सेल पीएनएस में यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सोन का रिजनरेशन के लिए हेल्प करती है। ठीक है, अब सीएनएस में यानी कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें एक और सेल होती है, इंस्टेड ऑफ श्वान सेल वहां पर प्रेजेंट होती है एक सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, वो मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं बिकॉज ऑफ स्पेस इशू। ठीक है, वहां प्रेजेंट होती है एक सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट। Now this cell is responsible for repairment या regeneration of neuron in CNS. ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रेजेंट इन CNS, श्वान सेल इज प्रेजेंट इन PNS। भले ही कोई माइलिन शीथ प्रेजेंट हो या ना हो, बट श्वान सेल विल ऑलवेज बी देयर। नाउ हाउ कम इट इज पॉसिबल मैम? बच्चे एक पर्टिकुलर नंबर होता है रैपिंग का, मतलब इतना मल्टी लेयर्स, सपोज 100 टाइम्स इसने रैप कर दिया, नाउ दैट रैपिंग कैन इंसुलेट द एक्सोन। अगर उससे थोड़ी सी कम रैपिंग हुई तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर पोर्शन इंसुलेटेड नहीं होगा, तो हम लोग उसे माइलिन शीथ नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो, श्वान सेल तो दोनों में प्रेजेंट होगी, बी इट अ माइलिनेटेड एक्सोन और अ नॉन माइलिनेटेड, दोनों ही में प्रेजेंट होगी क्या, श्वान सेल। ठीक है, पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर इतना एक पर्टिकुलर उसका विड्थ होता है कि इतनी विड्थ तक अगर ये रैप कर लेती है तो ही जो उसका सेल मेम्ब्रेन है वो पर्टिकुलर पोर्शन को इंसुलेट कर सकता है, इसलिए हम लोग उसे बोलते हैं माइलिन शीथ। और जब ऐसा नहीं होता है तो उसे नॉन माइलिनेटेड एक्सोन बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों? श्वान सेल विल बी देयर इन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन, बस। ठीक है, अब बेटा क्योंकि मैंने ये पूरा का पूरा भर दिया है, आई शुड रब अ फ्यू थिंग्स, क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए। what should I rub? I should rub this. Okay. अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं। ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, हमने अंदर वाले लेयर को बोला, ये जो अंदर लेयर है उसे बोलते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। लेकिन ये जो सबसे ऊपर वाला जो सेल मेम्ब्रेन है श्वान सेल का, दिस इज नोन एज न्यूरिलेमा। श्वान सेल का न्यूक्लियस एंड उसकी कुछ साइटोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, वो सबसे ऊपर वाली लेयर में आते हैं, यानी कि अंदर की लेयर्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। ऊपर सबसे बाहर आउटर मोस्ट सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो श्वान सेल का जहां पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म यानी कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है श्वान सेल की, उसे बोलते हैं न्यूरिलेमा। ठीक है, न्यूरिलेमा इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सोलेमा। एक्सोलेमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ
Axon. And neurilemma is the cell membrane, but the outermost cell membrane of Schwann cell. ठीक है, ये तो बच्चा बात हुई हमारे एक्सोन की। हमने बहुत ही डीप स्टडी कर लिया है इस एक्सोन को। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट जरा देख लेते हैं कि नर्व एंडिंग में क्या होता है। तो अब हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि एक्सोन यहाँ पर आकर खत्म हो रहा है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में आकर एक्सोन खत्म हो जाता है। अब क्या होगा, अब यहाँ से जो सिग्नल है वो जाएगा इस पैसेज के थ्रू एंड वो चला जाएगा 3 जगहों पे जा सकता है। नंबर 1 या तो फिर नेक्स्ट न्यूरॉन, नंबर 2 किसी मसल जंक्शन पे, एंड नंबर 3 किसी ग्लैंड, उनको स्टिमुलेट करने के। नाउ यू आर सपोज्ड टू रिलीज योर एंजाइम्स। ठीक, अब बच्चे ये जो हमने पढ़ा दिस साइनेप्टिक बल्ब, प्रीवियस स्लाइड में हमने लिखा था साइनेप्टिक नर्व, वो था सेम। ठीक, अब इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देख लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। इस साइनेप्टिक एंडिंग पे हमें दिखते हैं वेसिकल्स। दीस वेसिकल्स आर फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर नथिंग बट केमिकल मैसेंजर्स। इसमें सबसे कॉमन हमें लिखता है ACH एसिटाइलकोलिन। ठीक है, ये रिलीज हो जाता है एक स्पेस में जिसे हम लोग बोलते हैं साइनेप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, इस स्पेस में जैसे ही ये रिलीज हो जाता है, इसको रिसीव करने वाला होता है या तो कोई डेंड्राइट या फिर कोई मसल जंक्शन या फिर कोई ग्लैंड। तो ये तो बात हुई हमारी नर्व एंडिंग की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। नर्व इम्पल्स जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या होता है। सपोज मैंने आपको बता ही दिया था प्रीवियस स्लाइड में दैट दिस एक्सोन हिलक इज नोन एज द ट्रिगर जोन। ठीक है, जंक्शन होता है किसका, सेल बॉडी का एंड एक्सोन का, एंड दिस इज द साइट वेयर नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड। अब क्या होगा नर्व इम्पल्स में, सबसे पहले कोई इम्पल्स आई, उसको डेंड्राइट्स ने क्या किया, इम्पल्स तो नहीं बोलेंगे, कोई भी मैसेज आया, कोई भी सिग्नल आया इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, उस केमिकल्स को रिसीव किया डेंड्राइट्स ने। उस केमिकल को रिसीव करने के बाद कुछ चेंजेस आए किसमें, पोटेंशियल में, सॉरी, उस पर्टिकुलर केमिकल ने क्या किया, पोटेंशियल में चेंज कर दिया। नाउ एक्सोलेमा, ये हमारा एक एक्सोलेमा है। एक्सोलेमा के अंदर अंदर जो होता है एक्सोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं ICF। ठीक है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ICF मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ECF में पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है एंड ICF में नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है। बच्चों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब कोई चीज बाहर ज्यादा है अंदर कम है, कोई चीज अंदर ज्यादा है एंड बाहर कम है। जैसे कि इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि बाहर क्या है, बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा है कंपैरेटिवली टू अंदर है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि बाहर क्या है, बाहर कंपैरेटिवली ज्यादा पॉजिटिव है, अंदर कंपैरेटिवली कम पॉजिटिव है। अब कम पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ठीक है, ये बच्चे बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना। बाहर पॉजिटिव आयंस ज्यादा है एंड अंदर कम है, इसलिए बाहर को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए बोला दिस इज पॉजिटिव, एंड अंदर क्योंकि कम है पॉजिटिव आयंस तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम लोग एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन देखेंगे, एक एक्सोन बेचारा आराम से रेस्ट कर रहा है, तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान उसकी जो उसका एक्सोलेमा है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट बनेगा, यानी कि चार्जेस का ग्रेडियंट बनेगा, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। अगर कुछ भी ना हो, सोचो इक्विलिब्रियम हो, बिल्कुल इक्वल हो जाए, तो क्या हो, चार्जेस ही नहीं होंगे, 0 0 कट। समझ रहे हो, अगर चेंज होता है, अगर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक, अब ये बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, किस वजह से है, ये कौन कर रहा है ये सब, ये देखने के लिए चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले मतलब
सब चीजों से पहले समझ लेते हैं कि दो तरीके के गेट्स हमें देखने हैं। सबसे पहले तो हमें डेंड्राइट्स पे देखने हैं। डेंड्राइट्स पे होते हैं लाइगेंड गेटेड कैटायन चैनल्स। ठीक है, लाइगेंड गेटेड मतलब कोई भी केमिकल हो वो आता है ट्रेवल करके एंड इस पे अटैच हो जाता है। जैसे ही अटैच होता है ये जो गेट्स हैं इनको ओपन कर देता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, लाइगेंड आया, अटैच हुआ, गेट्स ओपन। ठीक है, दूसरा होता है वोल्टेज गेटेड कैटायन चैनल, जो कि हम लोग देखेंगे एक जोन के ऊपर। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ही करंट यानी कि वोल्टेज में चेंज होगा तो क्या होगा, सेंसिटिव है ये वोल्टेज के लिए। सपोज यहाँ पहले रेस्टिंग था प्लस माइनस, बाहर प्लस अंदर माइनस, अब क्या हो गया, बाहर माइनस हुआ अंदर प्लस हुआ, ये सेंसिटिविटी बढ़ गई इसकी एंड गेट्स। ठीक है, दो तरीके के चैनल्स हमें देखने हैं डेंड्राइट्स में, जो लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं एंड दीज आर कैटायन चैनल्स, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करेगा। कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी आयंस होते हैं वो ट्रेवल करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। बच्चे ये जो चैनल्स होते हैं, वन मोर थिंग, दीज आर नथिंग बट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो चैनल्स हैं ये प्रोटीन्स के बने होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं किसमें, लिपिड की बाइलेयर के अंदर। लिपिड की बाइलेयर होगी, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, दिस इज लिपिड बाइलेयर एंड दीज आर प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स क्योंकि पूरे को स्पैन करते हुए जा रहे हैं इसलिए हम लोग इन्हें क्या बोल देंगे, चैनल्स। ठीक है, इन चैनल्स के थ्रू बच्चे याद रखना, इन चैनल्स के थ्रू पैसिव या फिर, क्योंकि ये गेटेड है तो क्या होगा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव मतलब कोई भी डिफ्यूजन जब हमने पढ़ा है तो डिफ्यूजन में क्या होता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल होता है, स्पॉन्टेनियस, कोई एनर्जी नहीं लग रही। जब कम से ज्यादा में हमें किसी को भेजना होता है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, वो भी हम लोग देखेंगे, उसको भी पढ़ना है। इस पूरे के पूरे मेम्ब्रेन के ऊपर तीन तरीके के हमें चैनल्स दिखाई देंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी देख रहे हैं। पहले तुम ये समझो कि जो चैनल्स हैं ये चैनल्स गेटेड हैं, यानी कि ये गेट क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही इनका पर्टिकुलर स्टिमुलस आता है ये ओपन हो जाते हैं। ओपन होते ही इनके थ्रू कैटायंस ट्रेवल करते हैं, लेकिन उनका जो ट्रेवलिंग है उसके लिए कोई एटीपी खर्च नहीं हो रहा है। दैट मींस दैट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन क्योंकि ये चैनल्स के थ्रू हो रहा है, गेटेड चैनल्स के थ्रू हो रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, पैसिव फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है, जब हम लोग एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एटीपी से फॉस्फेट बॉन्ड लेते हैं, उसकी एनर्जी लेते हैं एंड एडीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। एडेनोइन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बना देते हैं। ठीक है, तो ये होता है कब, जब हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हमें देखना पड़ेगा। चलो लेट्स टेक अ लुक एट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन के क्या क्या होता है। सबसे पहले तो बच्चों हमें ईसीएफ में दिखाई दे रहे हैं, ईसीएफ में दिखाई दे रहे हैं लीकी चैनल्स जो हमेशा ही ओपन रहेंगे, इनके पास कोई गेट्स वेट्स नहीं है, दीज आर ओपन। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि आईसीएफ में नेगेटिव चार्ज है एंड ईसीएफ में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यानी कि बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, अंदर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है, या फिर अंदर पॉजिटिव चार्जेस कम है। ठीक है, लेट्स जस्ट बी मोर एक्यूरेट, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है। ठीक है, और क्या अंदर ज्यादा है, अंदर ज्यादा है फॉस्फेट एंड अंदर ज्यादा है नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड, दोनों के ऊपर क्या है, नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों की वजह से भी अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। दूसरे हमें दिखाई दे रहे हैं वोल्टेज गेटेड कैटायन चैनल्स, जिनके गेट सभी क्या है, क्लोज्ड है, ये दोनों क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, these channels are closed right now, resting memory। तीसरा जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है सोडियम पोटेशियम पंप।
ये पंप क्या कर रहा है, ये पंप, चलो क्या कर रहा है पहले, उससे पहले ये देखते हैं कि बाहर सोडियम का अमाउंट ज्यादा है, अंदर पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा है, यानी कि ग्रेडियंट बना, बाहर सोडियम ज्यादा है कंपैरेटिवली अंदर थे, तो क्या होगा, बाहर से अंदर जा सकता है, डिफ्यूज कर सकता है सोडियम अगर मौका मिले, जो कि मिल रहा है लीकी चैनल्स में, बाहर से अंदर क्या आ रहा है, सोडियम आता जा रहा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, लीकी चैनल्स के थ्रू अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो बात हुई इनकी, ये तो भाई अंदर आता जा रहा है सोडियम और बाहर जाता जा रहा है पोटेशियम, हमें तो नहीं चाहिए ये वाला स्टेट, हमें तो एक ग्रेडियंट बनाना है ताकि जरूरत पड़े तो बाहर सोडियम ज्यादा ही रखें, जरूरत पड़ने पर अंदर बुला लें सोडियम को। इस चीज को करने के लिए हम यूज कर रहे हैं पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, जो क्या कर रहा है, जो अगेंस्ट, बच्चे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कर रहा है, 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है, 3 सोडियम, एंड अंदर ला रहा है 2 पोटेशियम, कैसे, एक फॉस्फेट बॉन्ड को खर्च करके, यहाँ खर्चा हो रहा है, यहाँ एटीपी का खर्चा हो रहा है, ये काम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, लेकिन ये करना ही पड़ेगा, जब हमें नर्व इम्पल्स को आगे तक पहुंचाना है तो हमें एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे कोई काम नहीं होगा, एट रेस्ट कोई काम नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ग्रेडियंट कैसे बन रहा है, वो ग्रेडियंट बन रहा है जब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, दिस इज सेंडिंग 3 sodium ions outside against the concentration gradient and 2 potassium ion inside against the concentration gradient by using 1 ATP, ठीक है, एक एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करके वो ये काम कर रहा है, एंड इससे जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, यानी कि अंदर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है, बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, इस पर्टिकुलर चार्जेस को हम लोग एक वोल्ट मीटर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर अगर कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा हमें, -70 मिली वोल्ट, अंदर क्या है, अंदर इतना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है, -70 मिली वोल्ट, ठीक है। इस -70 मिली वोल्ट पोटेंशियल पे हमारा जो मेम्ब्रेन है दैट इज रेस्टिंग, दिस इज रेस्टिंग पोटेंशियल, इसे चेंज करना है, जैसे ये चेंज हो जाएगा हमारा नर्व इम्पल्स जनरेट भी होगा और कंडक्ट भी होगा, दोनों ही काम होंगे। सो दिस इज अ पर्टिकुलर स्लाइड व्हिच शोज कि रेस्टिंग पोजीशन में क्या क्या हो रहा है। नंबर 1, लीकी चैनल्स ऑलवेज ओपन, लीकी चैनल्स ओपन है, हमेशा सोडियम बाहर ज्यादा है अंदर आएगा, पोटेशियम अंदर ज्यादा है बाहर जाएगा। गेटेड चैनल्स क्लोज्ड है, कोई रूल नहीं है फिलहाल, ठीक है। अगर खुलेंगे भी तो भी पता है क्या होने वाला है, क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा है, बाहर से अंदर आएगा, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, अंदर से बाहर जाएगा। एंड इस सब को करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए हम एटीपी खर्च कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, एटीपी, देख लो, रेस्ट होने पर भी हमारा एक्सोन एटीपी यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है, ठीक है, ऑलरेडी सोडियम बाहर ज्यादा है, इसलिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में भेजने के लिए उसे एटीपी खर्च करनी पड़ रही है। अंदर पोटेशियम ज्यादा है, फिर भी बाहर से अंदर लाया जा रहा है 2 पोटेशियम आयन को। ये बात समझ में आई सबको? ये तो हो गया हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं, ऐसा क्या होता है कि ये पूरा का पूरा अपसाइड डाउन हो जाता है। अंदर नेगेटिव चार्ज था, वो डाउन, यानी कि बाहर नेगेटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, एक और बात बेटा, ये क्या है, ये है एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है। बहुत सुनते होंगे आजकल न्यूज में ये वर्ड, पोलराइज्ड, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। अगेंस्ट मतलब एक नेगेटिव है तो उसका अपोजिट क्या है, पॉजिटिव, तो अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, इस कंडीशन को बोलेंगे पोलराइज्ड। और जैसे ही ये कंडीशन अपोजिट हो जाएगी तो देखते हैं उसे क्या बोलते हैं। चलो सबसे पहले तो एक बार देख लेते हैं कि इम्पल्स जनरेट कैसे होती है। सबसे पहले एज सून एज डेंड्राइट रिसीव लाइगेंड्स, लाइगेंड्स मतलब न्यूरोट्रांसमीटर एट लाइगेंड गेटेड चैनल्स, ठीक है, और ये लाइगेंड गेटेड कैटायन चैनल्स हैं, ठीक है। लाइगेंड गेटेड कैटायन चैनल्स में द गेट्स ऑफ चैनल्स ओपन, जो क्या करेंगे,
कॉज करेंगे इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स मतलब ऑब्वियसली बाहर सोडियम ज्यादा है तो क्या होगा, वो लाइगेंड गेटेड चैनल से अंदर आ जाएगा। इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। अब सोडियम क्योंकि मैंने बताया रेस्टिंग पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट, सोडियम इतना अंदर आया कि ये कम होकर -55 मिलीवोल्ट पे आ गया। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। अगर कोई स्टिमुलस इतना पोटेंशियल जनरेट करेगा तो ही नर्व इंपल्स जनरेट होगी, तो ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसको इतना थ्रेशोल्ड पर पहुंचना ही है। जैसे पासिंग मार्क्स है ना, तो पासिंग मार्क्स है -55 मिलीवोल्ट तक अगर चेंज कर दिया अंदर के पोटेंशियल को, तो ही कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कोई भी नर्व इंपल्स जनरेट होगी। जब ये होता है, क्योंकि वोल्टेज गेटेड ये जो सोडियम चैनल्स है, जैसे ही ये -55 मिलीवोल्ट पे होता है, एक्सोन में देखो क्या दो चेंजेस आते हैं। सबसे पहला चेंज आता है कि जो उसके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। होने तो दोनों चाहिए बेटा, पोटेशियम एंड सोडियम, बट पोटेशियम चैनल्स थोड़े से लेट लतीफ है, वो इतनी जल्दी से समझ नहीं पाते हैं कि क्या चेंज हुआ है, वो खुलेंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहले कौन खुलेगा, सोडियम गेटेड चैनल, आई मीन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ये खुलेंगे। जैसे ही ये ओपन होंगे सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, नंबर 1। दूसरा क्या होगा, तुरंत के तुरंत डीएक्टिवेट हो जाएगा हमारा पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप। Now this pump was the main reason जिसकी वजह से बाहर सोडियम ज्यादा था अंदर पोटेशियम ज्यादा था, लेकिन वो भी कितना, 3 सोडियम बाहर ज्यादा था और सिर्फ 2 पोटेशियम अंदर ज्यादा था, यानी कि बाहर ज्यादा पॉजिटिव अंदर कम पॉजिटिव। कम पॉजिटिव मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव के लिए जो मेन रीजन था वो था हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। नाउ दिस पंप इज डीएक्टिवेटेड। ठीक है, ये पंप हो गया है डीएक्टिवेट। जैसे ही ये पंप डीएक्टिवेट हुआ, हमारा जो पोटेंशियल है वो -55 मिलीवोल्ट हुआ, हमारा जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं ओपन हो गए, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, यानी कि नर्व इंपल्स इज जनरेटेड। ये हुआ हमारा नर्व इंपल्स जनरेशन का काम। अब इसको हमें करना है कंडक्ट। ठीक है, तो कंडक्शन के लिए चलो देखते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड्स। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि डीपोलराइज क्या होता है, यानी कि पोलराइज सिचुएशन को एकदम अपोजिट कर देना। अंदर नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो जाएगा डीपोलराइजेशन में, और बाहर पॉजिटिव था अंदर बाहर पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है बाहर सोडियम ज्यादा होता है पोटेशियम कम होता है। ठीक है, ये तो लीकेज चैनल्स तो ऑलवेज ओपन, इनका कोई ऐसा रोल नहीं। ये तो हमेशा क्या करेगा, सोडियम को अंदर लाएगा पोटेशियम को बाहर फेंकेगा, और इस कंडीशन को उल्टा करने के लिए हमारा सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। अब जैसे ही वोल्टेज पहुंचता है -55 मिलीवोल्ट, तो क्या होगा, ये चेंज को वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जल्दी से डिटेक्ट करेगा एंड ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा बाहर से सोडियम क्या हो रहा है, अंदर आता जा रहा है, यानी कि इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। ठीक है, अभी ये जो पोटेशियम चैनल है दीज आर क्लोज्ड, राइट नाउ दीज आर क्लोज्ड। अभी ये इतना जल्दी से इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, दीज आर लेट रिस्पॉन्डर्स। ठीक, एंड हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है उस पर भी क्रॉस लग चुका है, दैट इज ऑल्सो डीएक्टिवेटेड। ठीक है, ये भी डीएक्टिवेट हो चुका है। तो क्या हो रहा है, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, आता जा रहा है सोडियम अंदर। ठीक है, इस सोडियम के अंदर आने से क्या हो रहा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, और ये कितना ज्यादा हो जाएगा, +30 मिलीवोल्ट। जब हम लोग देखते हैं कि एक डीपोलराइज्ड कंडीशन में वोल्ट मीटर की हेल्प से हम लोग देखें कि कितना वोल्टेज है अंदर, तो हमें पता चलेगा +30 मिलीवोल्ट हो जाता है ये। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारा पोटेशियम गेट्स आर क्लोज्ड, sodium gates are open. Because of influx of sodium, the polarity is changed now. Now there is पॉजिटिव चार्ज, यानी कि थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया है कहाँ, अंदर की तरफ, एंड थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज हुआ कहाँ, बाहर की तरफ। हम लोग अगर बात करें अंदर और बाहर ना बोल के, ECF में एंड ICF में। ठीक है, ICF। तो इस अपोजिट कंडीशन को, यानी कि पोलराइज को हमने क्या कर दिया, डीपोलराइज, इसका अपोजिट कर दिया। इस पोलराइज कंडीशन को हमने क्या कर दिया, डीपोलराइज्ड। ठीक है,
Now this depolarized condition is nothing but impulse, एंड इसको ट्रेवल भी करना है। ये ट्रेवल कैसे करेगी? क्योंकि जो करंट होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, लेकिन उसका अपोजिट हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, उसके अपोजिट को बोलते हैं हम लोग, उसके अपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं करंट, ठीक है। द डायरेक्शन व्हिच इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या फ्लो करेगा? करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये जैसे ही ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, फिर से यहाँ पर थ्रेश होल्ड हो जाएगी -55 मिली वोल्ट फ्रॉम -70 मिली वोल्ट से थ्रेश होल्ड चेंज हो जाएगी -55 मिली वोल्ट में, एंड अगेन वो सारी की सारी स्टोरी यहाँ पर दोहराई जाएगी, ठीक है। ये होगा किसमें? ये होगा डीपोलराइज्ड कंडीशन में। अभी ये रेस्टिंग है, ठीक है। ये साइड ए है, दिस इज साइड ए। लेट मी चेंज द कलर, दिस इज साइड ए। ए से कहाँ चला जाएगा करंट? ट्रेवल करके बी में। पूरा वही सारा कुछ हो जाएगा जैसे ही -55 मिली वोल्ट होगा अंदर पोटेंशियल, वैसे ही क्या होगा? सोडियम की गेट्स ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी एक डीपोलराइज्ड कंडीशन की। जैसे ही -55 हुआ, सोडियम गेट्स ओपन हो गए, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हो गया, एंड कितना वोल्टेज हो गया अंदर डीपोलराइज्ड कंडीशन में? +30 मिली वोल्ट। कितना हो गया? प्लस, प्लीज लुक एट द स्क्रीन, 30 मिली वोल्ट। इतना हो गया। अब इसके भी कुछ इफेक्ट्स पड़ेंगे, वो क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें पता चल गया किस तरीके से डीपोलराइजेशन हुआ, अंदर क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव हुआ, एंड ये किस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी, ओके बच्चों। तो बच्चों अब हम इसमें देखेंगे कि डीपोलराइजेशन में क्या होता है। हमने देखा कि डीपोलराइज जब हो जाता है एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ एक्सोन, तो अंदर हो जाता है +30 मिली वोल्ट। अब दिस इज अ स्टिमुलस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। +30 मिली वोल्ट जैसे ही हुआ, उस दौरान क्या होगा? जो हमारे सोडियम गेटेड चैनल्स हैं, दे विल बी क्लोज्ड। जैसे ही ये +30 मिली वोल्ट अंदर पहुंचेगा, इनके अंदर पॉजिटिव हो गया है +30 मिली वोल्ट तक, सबसे पहली चीज क्या होगी? सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे? क्लोज, ठीक है। अब लेट लतीफ जो चैनल है यानी कि पोटेशियम चैनल्स, ये क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है? रीएक्टिवेशन ऑफ, ये थोड़ा सा लेट होता है, रीएक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप या एटीपी पंप कर दो, ठीक है। ये सबसे लास्ट वाला स्टेप है, दिस इज द लास्ट स्टेप। सबसे पहले क्या होगा? ये अब जो गेम चेंजर है वो है पोटेशियम, जिनका रोल अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन अब जैसे ही +30 मिली वोल्ट हुआ, पोटेशियम के चैनल्स ओपन है, पोटेशियम अंदर आता जा रहा है, ठीक है। पोटेशियम क्या हो रहा है? सॉरी, पोटेशियम बाहर जा रहा है। आई एम सो सॉरी बच्चे, आई एम सो सॉरी। जैसे ही ये ओपन हुआ, पोटेशियम क्या हुआ? बाहर जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उस डायरेक्शन में है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है और पोटेशियम को जाना है बाहर, अरे बाहर कम है, हमें अंदर से बाहर जाना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? इफ्लक्स। क्या हो रहा है? इफ्लक्स, कॉन्टिन्यूअस इफ्लक्स हो रहा है। मतलब इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पहुंच रहा है बाहर के अंदर फिर से क्या होता जा रहा है? अंदर फिर से नेगेटिव -70 मिली वोल्ट की सिचुएशन आ रही है, ठीक है। efflux of this potassium from exoplasm to ECF, बाहर extracellular fluid में जाना from ICF, that is continuous,
ठीक है, सोडियम गेटेड चैनल्स आर क्लोज्ड, दे आर क्लोज्ड। तो जितना ये बाहर जाता चला जाएगा उतना क्या होगा, अंदर फिर से नेगेटिव चार्ज आते चले जाएंगे। ठीक है, अब फिर से क्या हो जाएगा, अब अगर हम लोग देखें तो अंदर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर पॉजिटिव। क्योंकि ये पोलराइजेशन वाली कंडीशन फिर से आई है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। एंड एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आकर हमारा ये एटीपी पंप भी क्या करता है, फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है, सब कुछ फिर से स्टार्ट हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। लेकिन बस इस बार इसे पोलराइजेशन की जगह रीपोलराइजेशन बोलेंगे, क्योंकि ये दोबारा हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन पोलराइजेशन स्टेट, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, यानी कि इम्पल्स एक पोजीशन से जा रही है आगे की तरफ, दिस इज यूनिडायरेक्शन। सबसे पहले तो जो कंडक्शन है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। अगर पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है तो पॉइंट बी पे जा रहा है, पॉइंट बी से जाएगा पॉइंट सी पे। ठीक है, पॉइंट ए से स्टार्ट होकर पॉइंट बी से सी। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट ए है ये फिर से क्या हो जाता है, डीपोलराइज्ड। ये डीपोलराइज्ड हो जाएगा, फिर अगेन ये रीपोलराइज हो जाएगा, तो ये डीपोलराइज हो जाएगा। इस तरीके से एक इम्पल्स अपने आप को कंडक्ट कर रही है अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सोन। ओके, एंड अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो यही चीज जंप कर करके जाएगी। ठीक है, तो यही इम्पल्स जंप कर जाएगी, क्योंकि गेटेड चैनल्स तो क्या हो गए हैं, इंसुलेटेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। तो जहां पर माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होती है, दैट मींस नोड्स ऑफ रेनबियर, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या होगा, अगेन वो गेटेड चैनल्स ओपन एंड क्लोज हो जाएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको अभी तक समझाया है। ठीक, अब हम आ जाते हैं लास्ट सेक्शन पे, यानी कि नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग में भी क्या होता है, बिल्कुल एंड पर आकर, जैसे ही एक्सोन के एंड पर आती है हमारी इम्पल्स, तो क्या होगा, जैसे इम्पल्स आएगी यहाँ पर भी वही हो जाएगा, डीपोलराइजेशन, इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा डीपोलराइजेशन, बाहर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस पर्टिकुलर डीपोलराइजेशन के लिए ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं, दीज आर आल्सो सेंसिटिव। जैसे ही ये डीपोलराइजेशन होता है, ये क्या करते हैं, ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम का अंदर क्या हो जाता है, इनफ्लक्स। इस इनफ्लक्स की वजह से ये जो कैल्शियम है, इन वेसिकल्स को, जो न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ले जाने में एंड मर्ज कर देने में। मर्ज बोल दो, या फिर एक बहुत ही साइंटिफिक टर्म है एक्सोसाइटोसिस, यानी कि अंदर से भर के आया वेसिकल न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, ये जाकर इसमें मर्ज हुआ, मर्ज होने के बाद इसके अंदर का जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर था वो बाहर चला गया। कहाँ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज द स्पेस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव न्यूरॉन और अ मसल जंक्शन और अ ग्लैंड। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एक दूसरे न्यूरॉन की, यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक डेंड्राइट की, नेक्स्ट न्यूरॉन की, तो ये जो पर्टिकुलर न्यूरो ट्रांसमीटर है, इस केस में हमने एसिटाइलकोलिन का ही अगर हम लोग एग्जांपल लें, तो ये चला जाता है एक लाइगेंड गेटेड चैनल्स पे दैट आर प्रेजेंट ऑन डेंड्राइट्स। ठीक है, जैसे ही डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट इन कैटायन चैनल्स के ऊपर ये लाइगेंड्स अटैच होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं, एंड ओपन होते ही सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, एंड अगेन वही सारी की सारी कहानी दोहराई जाती है। इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, इट विल चेंज द पोटेंशियल ऑफ एक्सोप्लाज्म टू -55 मिलीवोल्ट, जो कि थ्रेशहोल्ड है। इस -55 मिलीवोल्ट को डिटेक्ट किया जाता है बाय वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स, एंड उनके इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स के थ्रू एक पूरी की पूरी नर्व कंडक्ट होती है। तो अगेन वही सारी कहानी, होगी। ठीक है बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा, एक्सोन का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने नर्व इंपल्स जनरेशन, उसका कंडक्शन, एंड अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में अगर हम लोग देखें तो दिस इज ट्रांसमिशन एट साइनेप्टिक नोब। ये मैंने एक बहुत ही मैग्नीफाई करके आपको साइनेप्टिक नोब दिखा दिया है, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू क्या हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है।
So student, in this video we have studied about neurons का structure, nerve का impulse का generation and conduction and transmission also. I hope ये वीडियो आपको आपकी तैयारी में हेल्प करे, थोड़ी भी हेल्प करेगी, आई वुड बी ग्लैड. एंड अगर आपको मेरी वीडियो या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ जाए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट. प्लीज stay home, stay safe and be a doctor soon.